अगला पाठ है हमारा राग दरबारी। श्री लाल शुक्ल का लिखा हुआ ये एक बड़ा उपन्यास है जिस पर उन्होंने देश की जो स्थिति है, चाहे न्याय की स्थिति हो चाहे शिक्षा की स्थिति हो, उस पर व्यंग लिखा है। बड़ा उपन्यास है लेकिन हमारे जो पाठ्यक्रम है उसमें उसका केवल एक छोटा सा अंश दिया गया है और उसी छोटे से अंश के आधार पर हमें प्रश्न तैयार करने हैं। पहले मैं उसकी कहानी आपको बता देती हूँ। श्री लाल शुक्ल का जो उपन्यास है वो वहाँ से शुरू होता है कि एक रंगनाथ नाम का लड़का है, अपने मामा के यहाँ शिवपालगंज नाम का एक गांव है, वहाँ उसके मामा वैद्य जी रहते हैं। नाम उनका अलग है लेकिन जो जाना जाता है उन्हें एक वैद्य जी से ही जाना जाता है। वैद्य जी एक राजनीतिक व्यक्ति है और पेशे से उनका काम वैद्य का है, आयुर्वेद का। रंगनाथ अपने घर से जब निकलता है तो वो ये सोचकर निकलता है कि भारत की ट्रेन रेलगाड़ी कम से कम 2 घंटे लेट तो आती ही है। अब वो 2 घंटे लेट के हिसाब से अपने घर से 1.5 घंटा लेट निकलता है, यानी कि टाइम अगर 9 बजे का है तो वो 10:30 बजे निकलता है, ये सोचकर कि ट्रेन तो 11 बजे से पहले आने वाली नहीं है। लेकिन जब वो 10:30 बजे वहाँ पहुँचता है, एग्जैक्ट टाइम नहीं लिखा, बस वहाँ 1.5 घंटा लिखा है कि वो 1.5 घंटा लेट पहुँचता है, तो पता चलता है कि गाड़ी आज 2 घंटे लेट नहीं मात्र 1 घंटे लेट आई थी और गाड़ी निकल चुकी है। तो वो अपनी गलती महसूस नहीं करता कि तो 1 घंटा लेट आई है, बल्कि वो शासन को ही, रेलवे प्रशासन को ही दोषी ठहराने लगता है कि रोज़ तो 2 घंटा लेट आती थी, आज 1 ही घंटा लेट आई और निकल गई गाड़ी। फिर वो एक बराबर में कुछ ट्रक खड़े हैं और उन ट्रक में बैठकर जाने के लिए ट्रक की तरफ चला जाता है, जहाँ कुछ मिठाई की दुकानें हैं, मिठाइयों पर मक्खियाँ भिनक रही हैं, चाय चीकट की तरह बन रही है। तो वो ये बताते हैं, श्री लाल शुक्ल कहते हैं कि हमारे जो ये चाय बनाने वाले और मिठाई बनाने वाले हैं, इन्हें तकनीक का ज्ञान भले ही ना हो, लेकिन इतना ज्ञान इन्हें अच्छे से है कि कूड़ा करकट से मिठाई कैसे तैयार की जाती है और चीकट से चाय कैसे बनाई जा सकती है, क्योंकि कई बार उबली हुई जो चाय पत्ती थी उसी से वो चाय बना के पिला रहे थे। और वहाँ पर जो ट्रक ड्राइवर खड़े थे वो बड़ी अच्छे से चुस्की ले लेकर चाय पी रहे थे। फिर वो वहाँ से चल देते हैं और चलने के बाद शिवपालगंज की तरफ जाते हैं। तो रास्ते में एक सड़क, बहुत पतली सड़क थी, उसमें आगे कुछ गाड़ियाँ जा रही हैं, बैलगाड़ियाँ जा रही हैं, और बैलगाड़ी पे जो चलाने वाले हैं, बैलगाड़ी चलाने वाले, वो आराम से सो रहे हैं कि उन्हें आगे से किधर गाड़ी को ले जाना है कोई ज़रूरत बचाने की नहीं महसूस होती है, बल्कि वो बैल खुद ही इतने अभ्यस्त हो गए हैं कि जिधर जाना है आगे अगर आ गया तो वो खुद ही बचकर निकल जाते हैं। खैर ये बहुत बड़ा हो जाएगा अगर मैं पूरा उपन्यास बताऊँगी। मैं अब इसी आपके अंश पर आ जाती हूँ जो आपके पाठ्यक्रम में है। वैद्य जी के यहाँ पर एक नौकर रहता है और एक चबूतरा है। वैद्य जी के यहाँ पर चबूतरे पर बाहर कुछ लोग बैठे रहते हैं और कुछ लोग उनके अंदर बैठे होते हैं। एक लंगड़ नाम का आदमी है। लंगड़ के 4-5 कुछ लड़के भी हैं, लड़के जवान हो गए हैं, उनसे लड़ता भिड़ता वो उनसे अलग हो गया। लड़के अलग रहते हैं, वो अलग रहते हैं, और जब खाली है लंगड़ तो उसके पास कुछ काम नहीं है, उसने एक मुकदमा दायर कर दिया है। मुकदमा दायर करने के बाद उसे एक दस्तावेज की कॉपी चाहिए, नकल चाहिए। लेकिन जब वो नकल नवीस क्लर्क के पास जाता है, जो नकल देने वाला क्लर्क है उसके पास जाता है, तो वो उस नकल को देने के लिए 5 रुपये मांगता है। लंगड़ 5 रुपये देने के लिए मना कर देता है। लंगड़ कहता है कि 5 रुपये नहीं, रेट तो 2 रुपये है, तो मैं तुम्हें 5 रुपये नहीं दूंगा। अब नकल नवीस, नकल देने वाला क्लर्क कह देता है कि मैं 5 से कम में नहीं दूंगा। वहाँ पर कुछ वकील लोग भी हैं। वकील लोग कहते हैं कि भाई, पहले लंगड़ को समझाते हैं कि भाई कोई बात नहीं, इसकी लड़कियां बड़ी हो रही हैं, घर गृहस्थी भी है, लड़कियां बिहानी हैं, तो इसलिए 5 रुपये दे दो। लंगड़ मना कर देता है कि नहीं, मैं तो इसे 5 रुपये नहीं दूंगा। फिर वो क्लर्क को समझाते हैं, नकल देने वाले, नकल नवीस को, कि भाई कोई बात नहीं, गरीब आदमी है लंगड़, भगत आदमी, क्योंकि वो कबीरपंथी भजन गाया करता है,
तो वे वकील समझाते हैं कि लंगड़ भगत आदमी है, तुम इसे 2 रुपये में ही दे दो। लेकिन वो क्लर्क भी नहीं मानता। क्लर्क कहता है 5 से कम मैं नहीं दूंगा। अब वो कायदे की बात करता रहता है लंगड़ की, कायदे से तो एक भी पैसा नहीं होना चाहिए, लेकिन अब मैं 2 रुपये देने के लिए तैयार हूँ, तो मुझे 2 में दे दो। इस पर वो भड़क जाता है नकल नवीस और कहता है कि अगर कायदे से ही लेनी है तो अब तुम कायदे से ही लेना, मैं अब तुम्हें 2 रुपये तो क्या 5 रुपये में भी नहीं दूंगा, अब मैं तुम्हें कायदे से ही नकल दूंगा। लंगड़ भी कह देता है कि ठीक है, मैं अब कायदे से ही नकल लूँगा। अब उसे बरसों बरस बीत जाते हैं, लेकिन उसे कायदे से नकल नहीं मिल पाती, क्योंकि कायदा ये है कि अगर वो नकल लेनी है तो एक दरख्वास्त वहाँ लिखेगा, एप्लीकेशन लिखेगा, और एप्लीकेशन लिखने के बाद उसमें कुछ जो नकल देने वाला है क्लर्क है तो वो उसमें कुछ ना कुछ कमी निकाल ही देगा। इसमें एड्रेस सही नहीं लिखा है, इसमें ये कागज़ नहीं लगा है, वो कागज़ नहीं लगाया, डॉक्यूमेंट नहीं लगाया, तो वो कमी निकालता रहेगा। और वो क्या कमी है उस कमी को वहाँ के बोर्ड पर लिख दिया जाता है कि इस नंबर की एप्लीकेशन में ये कमी है। अब लंगड़ ने अपना काम धाम छोड़ के अपने एक रिश्तेदार के पास वहीं रहने लगा, ताकि वो रोज़ आकर अपने वहाँ पर देख सके कि कोई नोटिस तो नहीं लगा है उसकी एप्लीकेशन से संबंधित। एक स्थिति और थी कि अगर उन्होंने वहाँ पे नोटिस पे लगाया और शाम तक उस पर, या शाम तक या 1-2 दिन में किसी ने एक्शन नहीं लिया, तो वो फिर वापस ख़त्म हो जाती थी दरख्वास्त। अब अगली बार दोबारा शुरू से ही उन्हें एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। तो उस नोटिस को देखने के लिए वो वहाँ रोज़ चक्कर लगाता रहता था। अब ऐसे चक्कर लगाते लगाते उसे बरसों बीत गए, लेकिन उसे अभी तक नकल नहीं मिली। तो ये श्रीलाल शुक्ल उस पर हमारी जो न्याय व्यवस्था है, प्रशासन की व्यवस्था, उस पर वो प्रश्न चिन्ह लगाते हैं इस व्यंग से। और ये जब हमारा शुरू जो होता है यहीं से शुरू होता है कि पुनर्जन्म के सिद्धांत की इजाद दीवानी की अदालत में ही शुरू हुई होगी, ताकि वादी और प्रतिवादी इस अफसोस को लेकर ना मरे कि उनका मुकदमा अधूरा ही पड़ा रहा। इसके सहारे वे सोचते हुए चैन से मर सकते हैं कि मुकदमे का फैसला सुनने के लिए अभी अगला जन्म बाकी पड़ा है। यानी कि आदमी मर जाता है, लेकिन उसका मुकदमे की पूरी सुनवाई तक नहीं होती है। हमारी कहानी में वैद्य जी के वहाँ लंगड़ बैठा है, उसकी आधी टांग कटी हुई है, और उस कटी हुई टांग की पूर्ति वो अपने एक लाठी के सहारे से करता है। तो जो वैद्य जी का एक नौकर है, उसका नाम शनिचर, तो शनिचर वैद्य जी को लंगड़ को चबूतरे पर बाहर जो बैठा है उसको एक शिकंजी ला कर देता है, शरबत। और वो शरबत लाता है, उस शरबत में बहुत सारे मेवे पड़े हुए होते हैं, बादाम, किशमिश, मुनक्का, पिस्ता। तो वो उसे ला के देता है। लंगड़ क्योंकि अपने ही मुकदमे से बहुत परेशान है, दुखी है, तो वो उसे मना कर देता है। और जब वो मना कर देता है तो उसे वापस ले जाता है लंगड़। फिर अंदर एक प्रिंसिपल बैठा हुआ है, एक वहाँ पर छंगामल इंटर कॉलेज है शिवपालगंज में, उसके मैनेजमेंट कमेटी के जो अध्यक्ष है वो वैद्य जी हैं, रंगनाथ के मामा और शनिचर के मालिक। प्रिंसिपल उस छंगामल विद्यालय का वहीं पर बैठा है, और फिर शनिचर उसे गिलास लेकर, शरबत का गिलास लेकर जाता है उसके सामने कि प्रिंसिपल साहब पी लीजिए, इसमें बड़े बड़े माल पड़े हैं। तो पहले तो वो मना करता है, और वो कहता है प्रिंसिपल वैद्य जी से कि इसे शाम के लिए रख लीजिए, विद्यालय में अभी विद्यालय से आ रहा हूँ, वहाँ पर बहुत काम अभी बाकी है। अब वो कह देते हैं वैद्य जी कि शाम को दोबारा पी लीजिएगा, अभी इसे पी लीजिए। तो वो पी लेते हैं। तभी हमें सामने आता है कि जो वैद्य जी हैं उनका एक बेटा है रुप्पन, 2 बेटे हैं उनके, एक बद्रीनाथ पहलवान बड़ा बेटा और छोटा रुप्पन। तो रुप्पन को दिखाते हैं श्रीलाल शुक्ल जो लेखक हैं कि वो एक नोटबुक लेकर और एक 2 पेन नोटबुक के साथ, एक नीली शाही का और लाल शाही का पेन लेकर घर से निकलता है। वो ये बताते हैं कि जो वो 2 पेन लेकर चाहते हैं रुप्पन, वो बिना शाही के हैं। हालांकि एक शाही नीली शाही का, एक लाल शाही का, लेकिन उनमें शाही नहीं है। और
जो इसमें आपके में नहीं है लेकिन मैं बता देती हूँ कि रुपन जो उनका छोटा बेटा है वो उसी विद्यालय में पढ़ता है जिसका प्रिंसिपल वहाँ बैठा है, और वो अब से पहले 5-6 बार फेल हो चुका है, और चूँकि 5-6 बार फेल हो चुका है तो वो छात्र नेता बना हुआ है। और एक तो वो वैद्य जी का बेटा, दूसरी 6-7 बार वो फेल हो चुका है, तो वहाँ पर मास्टर जो टीचर्स हैं, प्रिंसिपल है, उन सबसे ज़्यादा जो पावर है वो वहाँ पर रुपन की है। और रुपन किसी भी टीचर को इज्जत की दृष्टि से नहीं देखता है, बल्कि शासन की तरह कि वो उनका शासक है, इस तरह से वहाँ रहता है। अब इसमें जब रुपन निकल रहा होता है तो प्रिंसिपल जो उनसे वैद्य जी से बता रहे होते हैं कि मैं जाता हूँ, बहुत देर स्कूल को छोड़े हुए हो गया है। तो रुपन उन पर एक व्यंग कसते हैं कि स्कूल को तो आप हमेशा ही छोड़े रहते हैं, कोई आज नई बात नहीं है, वो तो स्कूल ही है, विद्यालय ही है कि वो आपको नहीं छोड़ता है। तो इस बात पर प्रिंसिपल हंस देते हैं कि हाँ, रुपन बाबू बिल्कुल सच कहते हैं। इसके पीछे ये कारण ये है कि जो प्रिंसिपल हैं वो वैद्य जी की इतनी चापलूसी करते हैं कि वहाँ दूसरे प्रिंसिपल का आना नामुमकिन है, दूसरे मुश्किल तो क्या नामुमकिन है। अभी जब प्रिंसिपल वहाँ बैठे हैं तो उनका एक क्लर्क भी उनके साथ बैठा है और वो वैद्य जी को चाचा कहता है। अब जब वो वैद्य जी को चाचा कहता है तो प्रिंसिपल के मन में दुख उठता है, और इसमें कहते हैं कि प्रिंसिपल को लगता है कि मैं इसे बात कह दूँ तो ज़्यादा बेहतर होगा, यानी कि उसे लगता है कि वैद्य जी की चापलूसी में क्लर्क मुझसे आगे निकल गया है, जो कि मेरे लिए हित की बात नहीं है, कम से कम अपमान की बात तो वो ज़रूर मानता है। तो ये शिक्षा व्यवस्था की बात उन्होंने कर दी कि शिक्षा व्यवस्था में टीचर का मेन काम होता है पढ़ाना, लेकिन वहाँ का जो प्रिंसिपल है वो पढ़ाने की जगह अपनी मैनेजमेंट कमेटी के अध्यक्ष की चापलूसी में ज़्यादा टाइम बिताता है। न्याय व्यवस्था के आपने देख लिया कि लंगड़ इतना बरसों बरस बीत गए लेकिन उसे एक नकल तक नहीं मिल रही अपने मुकदमे के लिए। आगे की न्याय व्यवस्था तो कहाँ की कहाँ पूरी होगी। फिर अब आते हैं एक कोऑपरेटिव यूनियन पर। एक कोऑपरेटिव यूनियन है और वहाँ पर बीज गोदाम है, उसमें गबन हो जाता है। उस कोऑपरेटिव यूनियन के जो अध्यक्ष हैं वो भी वैद्य जी हैं। उसमें जब गबन हो जाता है तो प्रिंसिपल से शनिचर कान में बताता है कि बद्री भैया बाहर गए हैं, यूनियन में घोटाला हो गया है, गबन हो गया है। अब क्योंकि वो प्रिंसिपल के कान में बता रहे हैं तो वैद्य जी कहते हैं कि ये कान में क्या खुसर फुसर कर रहा है, औरतों की तरह खुल के कहो ना कि गबन हो गया है। अरे अब तक हमें यूँ टेंशन होती थी, यूँ मुंह छुपाना पड़ता था कि सबके यहाँ गबन हो रहा है, हमारे यहाँ गबन क्यों नहीं हो रहा। तो दूसरे लोग हमें संदेह की दृष्टि से देखते थे कि गबन तो सभी जगह होता है, अगर इनके यहाँ गबन नहीं हो रहा है तो ये कुछ इसमें घालमेल कर रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं, छुपा रहे हैं। और अब गबन हो गया है तो हम निश्चिंत हो गए कि हाँ, सबके यहाँ गबन होता है, हमारे यहाँ भी गबन होता है। अब वो कहते हैं कि स्कूल में गबन, जो क्लर्क है, क्लर्क को ये लगता है कि कुछ ये व्यक्तिगत आरोप इन्होंने लगा दिया है वैद्य जी ने। तो वो कहते हैं कि स्कूल में तो गबन नहीं हुआ, हमारे में हर जगह तो गबन नहीं होता है, क्योंकि स्कूल में भी बहुत सारी बेईमानियाँ होती हैं उनके में। तो वैद्य जी कहते हैं कि स्कूल में कोई बीज गोदाम तो है नहीं। दरअसल जो गबन हुआ था कोऑपरेटिव यूनियन में, वहाँ गेहूं का गबन हुआ था। गेहूं जो बीज गोदाम में भरा हुआ था, उस बीज गोदाम में से गेहूं को ट्रक भर के मंडी में ले जाकर बेच दिया गया था। गबन होता है सरकारी चीज को चुरा लेना, बेईमानी कर लेना। सरकारी सामान है, उसको अगर आप बेईमानी कर देते हो तो वो गबन कहलाता है। जैसे कोऑपरेटिव यूनियन में बैंक जो गेहूं था वो किसानों से गेहूं खरीद लिया गया। खरीदने के बाद उसका हिसाब ये होना चाहिए कि उन्होंने वो गेहूं कहाँ बेचा या कहाँ किस में वितरित किया, या आगे कौन सी सरकार को उन्होंने दिया। जैसे जो कोऑपरेटिव यूनियन होती है ये हर गांव में अलग अलग होती है। तो एक गांव में जो गेहूं खरीदा जाएगा वो सरकार के बड़े गोदामों में भेज दिया जाएगा,
या वहीं रख दिया जाएगा। तो फिर जो राशन में बेचा जाता है, वैसे 20 रुपये किलो गेहूं का रेट, लेकिन राशन में 2 रुपये किलो दिया जा रहा है, तो वो कहाँ से दिया जाएगा 2 रुपये किलो? वो जो कोऑपरेटिव यूनियन में जो इकट्ठा किया गया होगा अनाज किसानों से खरीद के, वो उस बड़े गोदाम में भेजा जाएगा, और बड़ा गोदाम फिर जहाँ राशन डीलर होते हैं, राशन वितरण करने वाले, वहाँ भेज दिया जाएगा। तो उसका एक पूरा हिसाब होता है। अब जो कोऑपरेटिव यूनियन ये वैद्य जी की है शिवपालगंज की, उसमें से 6-7 ट्रक अनाज रातों रात निकाल कर, जो उन्हीं की कोऑपरेटिव यूनियन में पहले वो था, ड्राइवर था ट्रक का, उसने जाके वहाँ के मज़दूरों से, वहाँ के नौकरों से कहा कि इस गोदाम से, इस बीज गोदाम से दूसरे बीज गोदाम में गेहूं ले जाना है। वैद्य जी ने ये आदेश दिया है। उन नौकरों को नहीं पता, तो उसके ट्रकों में भर दिया जाता है, और वो उस ट्रक में भर के मंडी में उन्हें बेच देता है। बाद में ये तो पता चल जाता है नौकरों से कि ट्रक का अमुक ड्राइवर ने हमसे अनाज यहाँ से भरवाया था। फिर ये भी पता चल जाता है कि पड़ोस में एक मंडी है, वहाँ उसने उसे बेचा है। तो उसमें हालांकि वैद्य जी का कोई योगदान नहीं था, ना ही वैद्य जी को उसमें से कुछ मिला था। लेकिन बाद में जब वैद्य जी को पता चल जाता है, और कुछ 1-2 महीने बाद पता चलता है वहीं वो मालिश करा रहा है उसी बाज़ार में, वहाँ बद्री भी देख लेता है, रूपन भी देख लेता है, वैद्य जी तक समाचार भी पहुँच जाता है। लेकिन वैद्य जी उसे कुछ नहीं कहते, और वो इसलिए नहीं कहते क्योंकि वैद्य जी नहीं तो पाले हुए थे वो बेईमान लोग। तो लेकिन गबन का जो आरोप आएगा वो उस पर बाद में आएगा, वैद्य जी पर पहले आएगा, क्योंकि वैद्य जी उसके मालिक हैं। अगर ऊपर से कहीं आएगा कि कहाँ गया यहाँ से इतना 6 ट्रक गेहूँ, तो वो जवाब वैद्य जी से मांगा जाएगा, ना कि किसी ट्रक ड्राइवर से। तो गबन का आरोप भी वैद्य जी पर, यानी कि उनकी यूनियन पर आएगा। आगे समझ में? हाँ, तो यहाँ पर फिर वो कहते हैं वैद्य जी कि स्कूल में गोदाम नहीं, बीज गोदाम नहीं है, इसलिए वहाँ पर कोई गबन नहीं हुआ। तो क्लर्क उसमें जवाब देते हैं कि गोदाम तो नहीं है, हाँ गोदाम गेहूं का तो नहीं है, लेकिन भूस के तो गोदाम है, हर सबकी खोपड़ी में भूस भरा हुआ है, और ये भूस के गोदाम है सबकी खोपड़ियाँ। वो प्रिंसिपल की तरफ, प्रिंसिपल पर व्यंग कसते हैं। और कुछ एक खन्ना मास्टर जी हैं वहाँ पर। खन्ना मास्टर जी वैद्य जी की चापलूसी प्रिंसिपल करता है, और खन्ना मास्टर जी वैद्य जी की चापलूसी नहीं करते हैं। तो वहाँ पर कई लोग मतलब ग्रुप बने हुए हैं, जिसमें खन्ना मास्टर जी अपोजिट ग्रुप में हैं। तो एक तरफ वो खन्ना मास्टर जी को भूस का गोदाम बताता है, यानी खोपड़ी में भूसा भरा हुआ है, और दूसरी तरफ अपने आप को वो ब्लेम से बरी करना चाहता है। खैर, यहाँ पर इनकी बातचीत चलती है, तो फिर खन्ना मास्टर को पीटने की बात आती है, और कि उसको तो जूते मारने चाहिए। और फिर जूतों पे बड़ी वो चल जाती है कि कैसे जूते मारना चाहिए। कोई कहता है कि जूते गीले करके अगर चमड़े का जूता मारा जाए तो वो ज़्यादा चोट करता है। दूसरा कहता है कि 100 जूते गिनकर मारने चाहिए, और जब आप 99 पे आ जाओ तो फिर गिनती भूल जाओ, और फिर 1 से शुरू करके 100 तक मारते चले जाओ। तो इसी तरह से जूते मारने की बात चलती है। और फिर सनीचर कहता है कि जब खन्ना को जूतों से मारो तो मुझे भी बुला लेना, मैं भी थोड़ा सा जूते मार के हाथ आजमा लूँगा। ये हमारी यहाँ कहानी ख़त्म हो जाती है। तो कहने का मतलब यह है कि जो श्रीलाल शुक्ल हैं वो भारत की प्रजातांत्रिक जनतांत्रिक व्यवस्था पर व्यंग छोड़ते हैं अपने, और उन व्यंग को दर्शाते हुए वे सारी पोल खोल देते हैं। जैसे अभी हमने एक न्याय व्यवस्था पर लंगड़ के माध्यम से, शिक्षा व्यवस्था पर प्रिंसिपल के और खन्ना मास्टर के माध्यम से, और कोऑपरेटिव जो यूनियन है कि जो जनता का गेहूं है और जनता में बंटना चाहिए, उसको कैसे वो चोरी करके गबन करके खा जाते हैं। और उसके बाद पुलिस से जो है उनकी साठगांठ होती है, और वो किसी को भी दंडित होने से बचा लेते हैं। इस तरह की हमारी ये पूरी कहानी है। और इसमें जो प्रश्न है, इसमें आपका ये आ सकता है कि उपन्यास के संकलित अंश में, जो आपके पाठ्यक्रम में अंश दिया गया है, उसमें भारतीय जनतंत्र व्यवस्था की पोल किस तरह से खोली गई है, प्रकाश डालिए। अब इसमें मैंने जो कहानियाँ बताई हैं, लंगड़ के माध्यम से न्याय व्यवस्था पर की पोल खोली गई है, प्रिंसिपल के क्लर्क के माध्यम से और खन्ना मास्टर के माध्यम से शिक्षा व्यवस्था की पोल खोली गई है, और कोऑपरेटिव यूनियन के गबन के माध्यम से हमारी जो शासन की भ्रष्ट व्यवस्था है उसकी पोल खोली गई है।
बस इस कहानी को लिख दीजिए, प्रश्न बना दीजिए, फाइनल हो गया आपका।